हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद एजुकेशन पे। तो आज हम वर्णमाला का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वरतंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वरतंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए 1 है, ऑप्शन बी 2 है, ऑप्शन सी 3 है, ऑप्शन डी 4 है। तो स्वरतंत्रियों के आधार पर कितने होंगे? स्वर यानी कि प्रयत्न पे लेके चलते हैं, जो बोलने के आधार पे होता है। तो वो है 2, एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न, एक होता है बाह्यांतर प्रयत्न। कलर चेंज कर लेते हैं। एक होता है अभ्यंतर, एक होता है बाह्यांतर। तो 2 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए ज्ञ है, ऑप्शन बी च है, ऑप्शन सी ख है और ऑप्शन डी छ है। तो क के बाद जो हमारा मानक वर्णमाला होता है उसमें क के बाद जो है हमारा छ होता है। तो छ के बाद ही क आता है, जो हमारा मानक वर्ड होता है, मानक वर्णमाला में ये होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए वर्ड संयोजन कहलाता है, ऑप्शन बी वर्ड विच्छेद कहलाता है, ऑप्शन सी वर्ड संधि कहलाता है कि ऑप्शन डी संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद तो कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि संधि विच्छेद जहाँ हम किसी भी शब्द समूह को अलग अलग करते हैं तो वहाँ पे वो संधि विच्छेद होता है। तो ऑप्शन डी तो हमारा करेक्ट नहीं होगा। और संधि वर्डों के समूह को संधि कहते हैं तो ये भी नहीं होगा। वर्णमाला, ये भी वर्णमाला संयोजन होता है, ये भी नहीं होता है। ऑप्शन बी वर्ड विच्छेद होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में छ से ड के बीच की कौन सा अक्षर आता है? हिंदी वर्णमाला में छ से ड के बीच में कौन सा अक्षर आता है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए ठ है, ऑप्शन बी ज्ञ है, ऑप्शन सी ढ है और ऑप्शन डी झ है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारे मानक वर्णमाला के अकॉर्डिंग है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? ऑप्शन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्या है? य, ऑप्शन बी स, ऑप्शन सी ल और ऑप्शन डी झ। पार्श्विक है, बताइए। पार्श्विक वर्ग की बात करें तो कौन सा वर्ग आएगा? तो पार्श्विक वर्ग की बात करें तो हमारा ल को हम पार्श्विक वर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है? तो संबल ध्वनि का वर्गीकरण कौन सा है? ऑप्शन ए संपृक्त ध्वनि, ऑप्शन बी संयुक्त ध्वनि, ऑप्शन सी संयुक्त ध्वनि और ऑप्शन डी द्वित्व ध्वनि। कौन सा होगा? ऑप्शन ए है संपृक्त ध्वनि, ऑप्शन बी युग्मक ध्वनि, ऑप्शन सी संयुक्त ध्वनि, ऑप्शन डी द्वित्व ध्वनि। तो संबल ध्वनि हमारा ए ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? र
जो कि आधा है। र जब भी लिखना होता है तो कभी हमारा व्यंजन स्वर के बिना अधूरा होता है, तो र प्लस आ मिलके पूरा र बनता है, यही ना होता है। तो यहाँ पे आधा र है, जब हलंत होता है तो वो वहाँ पे आधा होता है, वो व्यंजन आधा होता है। तो र प्लस म का रूप है, जहाँ और र आ और प्लस म मिल के कौन सा रूप बनाएंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे मर हो जाएगा, र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्र में पूर्ण वर्ण है। प्र में पूर्ण वर्ण है, जब प्र लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे आप? प्र में हमारा प आधा होता है और र पूरा होता है। प आधा होता है और र पूरा होता है। तो पूर्ण वर्ण की बात किया गया है, तो यहाँ पे पूरा हमारा क्या है, पूरा हमारा बी है। अब ऑप्शन ए र हमारा पूरा वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व व्यंजन है। व व्यंजन कौन है, तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए उष्मा है, व उष्मा व्यंजन है। ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन सी महाप्राण है। ऑप्शन डी अघोष है। क्या होता है, उष्मा में हमारे स और ह ये हमारे उष्मा व्यंजन में आते हैं, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। महाप्राण प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ग हमारा महाप्राण होता है, तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, क्योंकि अंतस्थ में य र ल और व आता है, तो व यहाँ पे पूछा गया है, तो व हमारा अंतस्थ व्यंजन है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढ और ढ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए सजातीय वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन बी विजातीय वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन सी विकसित वर्ण कहा जाता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ड और ड पहले इसको मानक वर्णमाला में रखा जाता था, रखा जाता है नहीं, रखा जाता था नहीं, रखा जाता है, लेकिन ऐसे में नहीं है ये, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है च छ ज झ उदाहरण है। च छ ज झ उदाहरण है, बताइए। ऑप्शन ए अस्पर्शी व्यंजन, ऑप्शन बी अस्पर्शी संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन सी संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन डी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अभी हमने ऊपर ही बताया कि अंतस्थ व्यंजन य र ल और व अंतस्थ व्यंजन आता है, तो ऑप्शन डी हमारा तो अनकरेक्ट हो गया। और संघर्षी व्यंजन जो जिसमें बोलते समय जो है अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहाँ पे उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं, तो संघर्षी व्यंजन भी हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी अस्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो हाँ अस्पर्श संघर्षी व्यंजन हमारा च छ ज झ हमारे अस्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? पक्षी में व्यंजन वर्ण की बात हो रही है, ना कि स्वर की बात हो रही है। यहाँ पे व्यंजन की बात हो रही है, तो जब पक्षी लिखा जाता है प प्लस अ प्लस क प्लस छ और प्लस बड़ी ई मिलके पक्षी बनता है, तो यहाँ पे आप देख सकते कितने, प एक हो गया और क दो हो गया और सॉरी ये वाला सा रहेगा, छ तीन हो गया, तो कितने मिलके बने, एक दो तीन, तो पक्षी में हमारे तीन वर्ड मिलके पक्षी शब्द बनते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्डों के कितने भेद होते हैं? तो जैसा कि हमने हमारा पहला ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, तो वर्डों के 2 भेद होते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? तो ये भी हमारा फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं आता है? तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए मात्रा, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी क्रम, ऑप्शन डी मातृभूमि। तो कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं आ रहा है? तो र व्यंजन हमारे मातृभूमि में नहीं आ रहा है, बाकी मूर्धा में भी आ रहा है, मात्रा में भी आ रहा है और क्रम में भी आ रहा है, लेकिन बात में ये र नहीं, ये री का मात्रा आप जानते हैं ना, ये वाला री का मात्रा इस तरह होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एक वर्ड व्यंजन नहीं है। यहाँ व्यंजन जो नहीं है उसको बताना है, कौन सा वर्ड है जो व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऊ, क्योंकि ख भी हमारा व्यंजन है और य भी हमारा व्यंजन है और सी भी हमारा व्यंजन ही है, तो ऑप्शन ए जो कि ऊ व्यंजन ना हो के स्वर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ ध्वनि यहाँ पे नहीं है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प वर्ग जो होता है वो ओष्ठ से उच्चारण होता है, तो ऑप्शन ए पा भी हमारा नहीं है, ऑप्शन बी ब भी हमारा ओष्ठ है, यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा सही नहीं है, ऑप्शन सी म जो कि ये भी ओष्ठ है, पा वर्ग के ही अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन सी भी हमारा नहीं है, ऑप्शन डी त जो है ओष्ठ ना होके बल्कि दंत है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? तो द्वितीय व्यंजन मतलब जहाँ पे एक ही वर्ड डबल बार रिपीट होता है, लेकिन वो एक व्यंजन पूरा होता है और एक अर्ध होता है, तो क्या यहाँ पे ऑप्शन ए में पुनः में है? नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी इलाहाबाद में है क्या? नहीं, यहाँ पे भी कोई शब्द रिपीट नहीं हुआ है। ऑप्शन डी उत्साह में है क्या? नहीं, लेकिन ऑप्शन सी दिल्ली में अभी हमने बताया ना, वर्ड रिपीट तो होता है, एक पूरा होता है, तो यहाँ ल जो है रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अमानक वर्ड है? अमानक वर्ड की बात क्या कहा गया है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए ख है, ऑप्शन बी घ है, ऑप्शन सी भक्त है, ऑप्शन डी भ है, जो कि अमानक वर्ड जो कि हमारे वर्णमाला के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ख तो हमारे वर्णमाला के अंतर्गत आता है, घ भी आता है और भ भी आता है, लेकिन ऑप्शन सी ऐसा कोई वर्ड हमारे वर्णमाला में आप लोगों ने देखा है? तो नहीं देखा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्याएं कितनी हैं? तो हिंदी वर्णमाला में हमारी स्वरों की संख्या 11 होती हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? यहाँ पे स्वर नहीं है की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए आ है, तो ऑप्शन बी ऊ है, ऑप्शन सी ए है और ऑप्शन डी ज है। तो आ हमारा स्वर है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी ऊ, ये भी हमारा स्वर है, तो नहीं की बात हो रही है ना, तो ये भी हमारा नहीं हो जाएगा। और ऑप्शन सी ए है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो कि स्वर ना हो के व्यंजन है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ट वर्ग में कौन सा वर्ड नहीं आता है, यही कहा गया है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए ठ है, ऑप्शन बी ड है, ऑप्शन बी ड़ है, ऑप्शन डी घ है।
तो घ हमारे क वर्ग के अंतर्गत आता है, न कि ट वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजातीय संधि स्वर ध्वनियाँ कौन नहीं है? सजातीय संधि स्वर ध्वनियाँ कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन ए अ, एक सेकेंड, हाँ, तो ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी उ और ऑप्शन डी ए। तो सजातीय संधि स्वर ध्वनियाँ नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ए हमारी सजातीय संधि स्वर ध्वनियाँ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्ड स्वर है? तो स्वर की बात कहा गया है, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी ल है, ऑप्शन सी क है, ऑप्शन डी री है। तो री जो कि हमारा हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत तो नहीं, लेकिन संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत री आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी है, तो यहाँ पे हिंदी इसको कहा नहीं गया है। ल की बात करें तो ये हमारा व्यंजन में आता है, न कि स्वर में आता है। और वही क की बात करें तो क भी हमारा व्यंजन है, न कि स्वर है। और ए हमारा जो है, ए हमारा जो है ये स्वर है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन की बात कहा गया है, तो अंतस्थ व्यंजन हम लोग जानते हैं य, व, र और ल, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन ए तो गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ओ का उच्चारण स्थान ओ बोलिए, देखिए आपको पता चलेगा ओ कौन का उच्चारण स्थान का। ओ कंठ और ओष्ठ दो जगह हमारे क्रियाएं हो रही है ना, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कंठ ओष्ठ जो है ओ का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, च और छ वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ, तो जैसे कि हमने आपको बताया था ईचू यसानाम तालु, तो ईचू यसानाम तालु से हमारा च और छ का पता चलता है कि च और छ हमारा तालु वर्ण जो है, इसका उच्चारण स्थान तालु है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं? ऑप्शन ए संस्कृत की, ऑप्शन बी अरबी फारसी की, ऑप्शन सी अंग्रेजी की, ऑप्शन डी दक्षिणी भाषाओं की। क, ज और फ ये ध्वनियाँ जो हैं हमारी अरबी और फारसी भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन, तो तालव्य व्यंजन हमने बताया ही था ईचु यशा नाम तालु से, तो हमारा बी सही हो जाता है, ईचु यशा नाम तालु से च छ ज झ, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, नेक्स्ट इसका आगे का ऑप्शन उधर है, हालांकि ऑप्शन हमारा यही सही है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन वर्ड घोष नहीं है? घोष वर्ड जो है, घोष को सघोष भी कहते हैं। सघोष या घोष दोनों बात एक ही है, दो होते हैं ना, एक अघोष होता है, एक घोष होता है। घोष को सघोष भी कहते हैं, तो कहीं कहीं सघोष लिखा होगा तो कंफ्यूज ना हो। और सघोष अघोष, अगर सघोष की बात करें तो सघोष जो है या जिसमें कंपन हो, ऐसे वर्ड जो हम बोले और उसमें कंपन हो तो उसे हम सघोष या घोष कहते हैं। वही अघोष की बात की जाए तो अघोष में कंपन नहीं होता है, ऐसे वर्ड जो हम बोले उसमें कंपन ना उत्पन्न हो तो उसे अघोष कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड जो है ये घोष होता है, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है। तो देखते हैं र, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए र, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी त और ऑप्शन डी ड़। तो इसमें से कौन सा घोष नहीं है पूछ रहा है ना, नहीं, तो इसमें कौन सा है? त हमारा पहला आता है ना, तो ये हमारा अघोष होगा ना कि घोष होगा।
तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो किस शब्द में री स्वर नहीं है? ऑप्शन ए कृपा में, ऑप्शन बी कृष्ण में, ऑप्शन सी दृष्टि में, ऑप्शन डी आज में। तो आज में तो री दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वर के बाद आने वाली नासिका ध्वनि, ऑप्शन बी स्वरतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि, ऑप्शन सी स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, ऑप्शन डी व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिकी ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या जैसा कि हमें पता ही है कि 52 मानी गई है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, व्यंजन वहाँ पे कुल वर्ड की बात की गई थी, यहाँ पे व्यंजन, केवल व्यंजन ही पूछ रहा है। तो व्यंजन हमारे कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में हमारे 33 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्मा व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्मा जिसमें हमें बोलने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए देखते हैं, स ह, ऑप्शन बी त थ द ध, और ऑप्शन सी ट ठ ड ढ, और ऑप्शन डी च छ ज झ। तो उष्मा की बात हो रही है ना, तो किसमें अधिक उष्मा? देखिए आप स बोलिए, देखिए अधिक उष्मा की आवश्यकता हो रही है, अधिक उष्मा निकल रही है। लेकिन वहीं त थ द ध बोलिए, देखिए आसानी से बोला जा रहा है। ट ठ ड आसानी से बोल लिया जा रहा है, लेकिन स ह बोलने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को कहते हैं? तो ऑप्शन ए अघोष कहते हैं, ऑप्शन बी सघोष, यहाँ पे पूरा मिट गया है, सघोष लिखा है, ऑप्शन सी अल्प प्राण कहते हैं, ऑप्शन डी महाप्राण कहते हैं। तो हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे अघोष कहते हैं, सॉरी अघोष कहते हैं। कंपन नहीं होता है ना, अघोष कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, य र ल व व्यंजन को क्या कहते हैं? तो य र ल व हम जानते हैं कि इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए अ है, ऑप्शन बी ब है, ऑप्शन सी ज है, ऑप्शन डी ढ। क्या है? पश्च यानी कि पीछे से। तो हमारा आ जो है ये जिह्वा के पिछले हिस्से से बोला जाता है। आ बोलो, ऐसा लगता है कि जिह्वा के पीछे से आवाज़ आ रही है। तो आ हमारा जो है ये पश्च होता है। अगर यही हम मध्य की बात करें तो मध्य में हमारा छोटा आ आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर ल हमारा कौन सी ध्वनि है? ऑप्शन ए पार्श्विक है, ऑप्शन बी उच्छिप्त है, ऑप्शन सी प्रकंपित है, ऑप्शन सी संघर्षशील। तो ल जो है हमारा पार्श्विक ध्वनि है। पार्श्विक मतलब जब ल का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा के दोनों ओर से वायु निकलती है, तो इसीलिए पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगर ये ऑप्शन बी की तरफ देखें तो इसमें उच्छिप्त मतलब ऐसे वर्ड जब जिसका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा ऊपर से झटके से नीचे आती है तो वहाँ उच्छिप्त वर्ण होते हैं। उच्छिप्त वर्ण के अंतर्गत हमारे दो ही वर्ण आते हैं, एक होता है ड, बिंदी वाला लगेगा, और ढ बिंदी नीचे लगेगा, सॉरी
तो ये आते हैं। प्रकंपित में हमारा ल, प्रकंपित में हमारा ल आता है, अरे र आता है, सॉरी र आता है, और इससे प्रकंपित भी कहते हैं। और ऑप्शन डी जो है संघर्षशील, संघर्षशील में हमारा स और ह आता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ में हम जानते हैं य, र, ल और व आता है। तो ऑप्शन ए या तो होगा नहीं, ऑप्शन बी हाँ हमारा होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर की बात कहा गया है। अर्धस्वर कौन से हैं हमारे? य और व दो हमारे अर्धस्वर में आते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? नासिकीय व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन ए स, ऑप्शन बी ज्ञ, ऑप्शन सी ग, ऑप्शन डी ज। तो ज्ञ का उच्चारण करेंगे तो हमारी वायु जो है सांस से, और वायु जो है नाक से निकलती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ज्ञ हमारा नासिकीय व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं? ए वर्ड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए नासिकी, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य हमारा जो है ए और ए वर्ड के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा, और इसमें कंपन नहीं होता है। तो ऑप्शन ए ब, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी ह और ऑप्शन डी स। तो प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण तो आता है अघोष में, और कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो और हमारे आते हैं स और छ, ये भी हमारे अघोष में आते हैं। तो ब नहीं होगा, बी ज भी नहीं होगा, और सी हा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे स, यहाँ पे हमने बताया ना स भी आते हैं, तो डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान। तो क वर्ग के प्रत्येक वर्ड जो है वो कंठ से उच्चरित होते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो है हमारा घ जो है वो कंठ से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है? तो प वर्ग के अंतर्गत ओष्ठ वर्ड आते हैं, तो ओष्ठ वर्ड नहीं की बात कर रहा है, तो म तो होगा, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी ब भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी ऊ भी हमारा ओष्ठ ही है, तो यहाँ पे नहीं की बात कर गया है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आ हमारा ओष्ठ ना हो के कंठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन से हैं? अल्प प्राण उसे कहते हैं जिसे उच्चारण करते समय कम वायु की आवश्यकता हो, और वायु मुख से ना निकले, ऐसा कह लें कि वायु मुख से निकलती ही नहीं है, तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड जो है अल्प प्राण ध्वनियाँ होती हैं। तो ऑप्शन ए ख तो हमारा दूसरा है, यानी कि ये होगा नहीं। ऑप्शन बी च, ज, ज्ञ, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से महाप्राण अल्प प्राण के बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें जब हम बोलेंगे ना, तो आप अपना हाथ ऐसे अपने मुंह के पास लगाइए और बोलिए ख। देखिए तो आपके मुख से वायु जो है बाहर की ओर निकलती है। तो प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा और चौथा वर्ड जो है महाप्राण कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाता है, क्योंकि थ बोलिए, देखिए थ बोलते समय हमारी जो है
मुख से वायु जो है वो बाहर आती है। थ बोल के देखिए और पता चलेगा कि मुख से वायु जो है बाहर आ रही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो हिंदी की वर्णमाला में मानक वर्णमाला में किसको स्थान नहीं दिया गया है? तो स्त्री को स्थान हिंदी की वर्णमाला में ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स स स ह कौन से व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? तो ये हमारे ऊष्मा संघर्षी व्यंजन होते हैं, जैसा कि हमने आगे ऊपर आपको बताया है। तो यहाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छ की बात हो रहा है, तो छ हमारा क और प्लस छ से बनता है, तब हमारा छ बनता है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। संयुक्त है क्योंकि ये दो व्यंजन को मिला के बनता है, इसके लिए इसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष, जैसा कि हमने बताया ही था कि घोष वर्ण में उच्चारण करते समय हमारा कंपन नहीं होता है, मुख में कोई भी कंपन नहीं होता है, और प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग जो है ये सघोष कह लें या घोष कह लें के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए र, ऑप्शन बी त, ऑप्शन सी स और ऑप्शन डी र। तो त जो है प्रत्येक वर्ग, यहाँ नहीं की बात कर रहा है ना, सॉरी यहाँ पर नहीं, ध्यान दीजिएगा कि नहीं की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए भी हमारा घोष के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी भी हमारा आता है, लेकिन ऑप्शन डी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो किस शब्द में नहीं है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आज में ये हम क्वेश्चन लग रहा है रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ज्ञ हमारा संयुक्त व्यंजन है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? तो ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी री और ऑप्शन डी ए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ए जो है हमारा ये मूल स्वर के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी आ भी आता है, ई और री आता है, क्योंकि ए दो स्वरों से मिलके बनता है ना, इसके लिए ये ए नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई उत्पन्न होगी? तो ऑप्शन ए ल, ऑप्शन बी ब, ऑप्शन सी ध और ऑप्शन डी ख। तो अगर जो भी हमारे ओठ से उच्चरित होने वाले वर्ड होते हैं, वो कोई भी वर्ड अगर हमारा नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो हम उसको बोलने में कठिनाई महसूस होगी या बोल ही नहीं सकते। तो ओठ से उच्चरित होने वाला ब है हमारा। ब अगर नीचे का ओठ काट दिया जाए या फिर ओठ से उच्चरित होने वाला कोई भी वर्ड हम नहीं बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए ट्रक में, ऑप्शन बी पुनर्निर्माण में, ऑप्शन सी नाट्य में और ऑप्शन डी शत्रु में। तो र का प्रयोग नहीं हुआ है, तो पुनर्निर्माण में र का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन बी, अरे प्रयोग हुआ है, सॉरी प्रयोग हुआ है, तो पुनर्निर्माण में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शब्द में स्वर रहित 5 वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सम्मान, ऑप्शन बी अत्यंत, ऑप्शन सी अन्याय और ऑप्शन डी अछूत। क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अत्यंत। तो आज के लिए इतना ही।
तो यहाँ पे हमारा वर्ड माला चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और अच्छी टॉपिक लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।